Hello students, welcome to official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Student, today we are going to discuss our political science chapter 4 working of institution part 3. Student, in previous part we have already discussed about the definition of parliament and the question why do we need parliament and the two houses of parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. In that part I have already discussed with you the composition of Lok Sabha and Rajya Sabha, and the main question of this chapter that which house is more powerful. तो उसमें हमने आंसर किया that Lok Sabha, the lower house is more powerful in few matters. वो हमने डिस्कस किया आपके साथ में. तो उसी से रिलेटेड अब हमारा ये एक बॉक्स है जो हमें डिस्कस करना है, अ डे इन द लाइफ ऑफ लोक सभा. ये जो हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक प्रोसेस दे रखी है, ये हमको समझाती है कि किस तरह से जो हमारे लोकसभा के जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है और पार्लियामेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो गवर्नमेंट डिसीज़न लेती है उसके अंदर. लेकिन इससे पहले मैं आपको लोकसभा या हमारी पार्लियामेंट, मेनली मैं पार्लियामेंट शब्द यूज़ करूँगी, पार्लियामेंट की जो सेशन है उनके बारे में बात करूँगी और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर NTSC हम डिस्कस करेंगे. बट इससे पहले एक मेन चीज़ जो हमने प्रीवियस पार्ट में की थी वो थी कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा 550 if two people from two representative from Anglo-Indian community, if they are not elected from there तो maybe it will be 552. बट बेटा एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना भूल गई थी कि 1 जनवरी 2020 तक जो ये है ना, ये लॉ एप्लीकेबल था 1 जनवरी 2020. इसका मतलब जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब तक ही, और 1 जनवरी 2020 तक ये मैक्सिमम मेजॉरिटी थी 552. लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उसने ये एंग्लो इंडियन वाला जो क्लॉज है उसको हटा दिया है और अब मैक्सिमम मेजॉरिटी कितनी टोटल कैपेसिटी जो है लोकसभा की वो 550 ही रह गई है. अब वो 2 नॉमिनेट करने वाली कंडीशन है वो ख़त्म हो गई है. तो थोड़ा सा इसको आप NTSC के नज़रिए से ध्यान रखेंगे, ठीक है. और दूसरा, अब हम जबकि अ डे इन द लाइफ ऑफ लोकसभा कर रहे हैं तो हम पार्लियामेंट की थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो चैप्टर में नहीं है लेकिन NTSC में बहुत काम आता है. बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, हमारी पार्लियामेंट के ये मेन 3 सेशन है जिसमें उसकी मीटिंग होती है. बजट सेशन जो हमारी पार्लियामेंट की मीटिंग होती है वो होता है फरवरी टू मई. मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर के बीच में होता है. किसी को जो डेट्स होती हैं जो रखी जाती है बाय द स्पीकर एंड विद द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट मेंबर. विंटर सेशन नवंबर टू मिड दिसंबर. लेकिन जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 11 AM to 1 AM, उसके बाद 1 to 2 लंच होता है, मैक्सिमम 6 PM तक जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं ये पार्लियामेंट के फिनिश हो जाते हैं. लेकिन इस साल जो मोदी गवर्नमेंट है इसने रात को 9:30 से 10 बजे तक भी पार्लियामेंट की मीटिंग है वो रन की है, एक साथ ढेर सारे लॉ पास कराने के लिए. मैक्सिमम वर्किंग आवर्स. अब जो हमारी लोकसभा की स्टार्टिंग होती है आपने देखा है 11 o'clock ये स्टार्ट किया. तो फर्स्ट आवर जो हमारी लोकसभा की मीटिंग का होता है आप अपनी बुक में लिखेंगे 11 o'clock के सामने क्वेश्चन आवर. ये फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर. ये क्वेश्चन आवर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे विभिन्न जो अपोजिशन पार्टी मेंबर्स हैं या और जो लोकसभा के मेंबर्स हैं
जो डिफरेंट मिनिस्ट्री से जो सूचना प्राप्त करते हैं या उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ उसमें क्वेश्चन पुट अप होते हैं। क्लियर? इसके जस्ट आफ्टर 12 जो आप देखेंगे, इसको 0 आवर बोलते हैं। 0 आवर क्या होता है? द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर केम टू नोन एज 0 आवर. It start around 12 noon and the member of parliament कोई भी can with prior notice to the speaker raise issues of importance during this time. कोई भी member of parliament इस टाइम कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दा जो पार्लियामेंट में फ़िलहाल वो जानकारी देना चाहता है उसको रेज कर सकता है। कुछ करंट टॉपिक होते हैं देश से रिलेटेड जो कि ध्यान आकर्षित कराना चाहता है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सारे टॉपिक इस 0 आवर के अंदर होते हैं। फिर देखेंगे 12-2, 12-14 यहाँ तक चलता रहा है, और उसके बाद फिर 2:26। तो मोस्टली आफ्टर लंच टाइम जो बिल पास होते हैं या जो मेन करंट जो रूटीन के जो काम होते हैं फिर वो शुरू होते हैं डेली के। क्लियर? तो ये प्रोसीडिंग हमें सिखाई है। और एक चीज़ और, जो हमने वो लोकसभा की पावरफुलनेस की बात की थी, तो उसमें हमने फर्स्ट क्लॉज किया था ना कि कोई भी ऑर्डरी बिल जो है अगर राज्यसभा में पास होना उनको लगता है तो दोनों हाउस की मीटिंग के साथ में हो सकता है, तो उस सिचुएशन को डेडलॉक कहा जाता है कि जब डेडलॉक की संभावना होती है तो दोनों हाउस की मीटिंग में बिल पास, कंबाइंड मीटिंग में बिल पास कराया जा सकता है। तो डेडलॉक है वो एक सिचुएशन होती है जब प्रधानमंत्री को लगता है, रूलिंग पार्टी को लगता है कि दोनों हाउस में बिल पास कराना मोस्टली राज्यसभा मुश्किल है। क्लियर? और एक टर्म फॉर NTSC आपसे एक चीज़ और कि पार्लियामेंट के अंदर मिनिमम मेंबर कितने बैठे हो कि पार्लियामेंट की डेली रूटीन की मीटिंग हो उसके, जिसको हम कोरम कहते हैं। बहुत बार आपने राज्यसभा या लोकसभा का लाइव टीवी देखा होगा, तो कहते हैं कोरम नहीं है। व्हाट इज़ द कोरम? कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबरशिप दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 100 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अकॉर्डिंग 10% मेंबरशिप होनी चाहिए कोरम के लिए, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। क्लियर? अब हम अपना टॉपिक आगे लेके चलते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, तो सबसे पहले पॉलिटिकल शब्द तो आपको पता ही है, राजनीति। एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूशन जो करे वो एग्जीक्यूटिव। व्हाट डू मीन बाय द एग्जीक्यूशन? मीन इम्प्लीमेंटेशन, किसी काम को लागू करने वाला। विधायिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो यहीं से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन निकली। तो हु आर एग्जीक्यूटिव्स? Executives are the in charge of the execution of the policies of the government. These are the functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on the behalf of the people. There are two types of executives in our parliamentary system: political executives and permanent executives. Political executives जो होते हैं, these are elected by the people for a specific period, for example ministers. And permanent executives, these are appointed by the long term basis, and for example these are the civil servants, IAS officers of the ministries. Clear? Or these ministers take the power from the people, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट उनको चुना है, तो ये पावर उनके पास जनता से आई है। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ के जॉइंट ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो तो आपको पता है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स के बाद अपॉइंट होते हैं। सरकार आती जाती रहती है, वो अपने मिनिस्ट्री में बने रहते हैं, बट फाइनल से जो भी डिसीज़न होता है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ही होता है। तो अब हम उनके बारे में डिटेल में करते हैं। ओके, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम with which we started this chapter? We found that the person who signed the document did not take the decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. We noted the role of the Prime Minister in taking that decision.
But we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from the Lok Sabha. नेचुरली सी बात है कि पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होता है वो तभी होता है जब प्रधानमंत्री की मेजोरिटी होती है. इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट. कि पार्लियामेंट ने जिस चीज़ की मंजूरी दी है वही तो अप्लाई करता है मंत्रिमंडल. Thus, at different level of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on the behalf of the people. All those functionaries are collectively known as the executive. Underline this. Executive का मतलब कार्यपालिका. They are called executive because they are in charge of the execution of the policy of the government. क्लियर सरकार की नीतियों का पालन करवा को लागू करते हैं ये. दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव. बिल्कुल, जब हम सरकार की बात करते हैं तो विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों की बात करते हैं क्योंकि वही तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मेन हेड होते हैं, वही काम करते हैं. तो नाउ डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में. पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. In a democratic country, two categories make up the executive. One that is elected by the people for a specific period is called the political executive. Underline this line. Political leader who take the big decision fall in this category. In second category, people are appointed on a long-term basis. This is called the permanent executive or civil services. Underline this line. Person working in civil services are called civil servants. They remain in office even when the ruling party changes, क्योंकि वो तो अपनी सरकारी नौकरी कर रहे हैं भाई. These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. Can you recall the role of political and non-political executive in the case of the office memorandum? हमने देखा था ना कि ज्वाइंट सेक्रेटरी ने सिग्नेचर किए थे और मिनिस्टर्स के उसके बाद पार्लियामेंट कैबिनेट ने डिसीजन लिया. तो ऑफिशियल जो रूटीन वर्क होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो सिविल सर्वेंट करते हैं. ओके, लेकिन हेड किसी मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि मंत्री होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, कैबिनेट का हिस्सा होते हैं. एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम ये हमने डिस्कस किया. यू माइट आस्क why does the political executive have more power than the non-political executive? Why is the minister more powerful than the civil servant? This is also the most important question of this chapter. Underline this और इसके आगे क्यों लगाइए. The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. क्योंकि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो IAS का एग्ज़ाम करके आते हैं बेटा, क्लियर. वो अपने टॉपिक के एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनके पास जो टॉपिक से रिलेटेड उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है. द एडवाइज़र वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स दैन द फाइनेंस मिनिस्टर. जरूरी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस में एक्सपर्ट हो. समटाइम द मिनिस्टर मे नो वेरी लिटल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री. दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्री लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, science and technology, mines, etc. Why should the minister have the final say on these matters? तो आंसर बहुत ही सिंपल आता है कि फाइनल आंसर मिनिस्टर का क्यों होता है. The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. The minister is an elected representative of the people and thus empowered to exercise the will of the people on the behalf. अंडरलाइन दिस कि मिनिस्टर तो चुना हुआ है ना, और लोकतंत्र में जनता की चलती है तो जिसको जनता ने चुना है फाइनल डिसीजन भी तो वही लेगा. द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन और पॉलिसी शुड बी मेड. द मिनिस्टर इज नॉट एंड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू एन एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ हिज मिनिस्ट्री. या हर मिनिस्ट्री, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर वो अपनी मिनिस्ट्री का एक्सपर्ट हो. द मिनिस्टर टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट and all technical matters. सारे टेक्निकल मैटर्स के ऊपर वो एक्सपर्ट की राय ले सकता है. बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन.
अलग अलग टॉपिक के इंचार्ज होते हैं वहाँ पर, वो उनसे सलाह ले सकता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ द मिनिस्टर डिसाइड। तो फाइनल सारी चीज़ें सोच समझ के जो फाइनल डिसीजन है वो तो मिनिस्टर का ही होगा। एक्चुअली दिस हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हर बड़ी संस्था में, बड़े ऑफिस में यही होता है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, नॉट द एक्सपर्ट्स। क्योंकि एक्सपर्ट तो जो किसी संस्था के बड़े बड़े मालिक हैं उनको सलाह देते हैं, लेकिन वो खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, उनका काम एडवाइस करना होता है। क्लियर? अब आ जाता है द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बट समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। In a democracy, elected minister perform this role. So this is the answer of that particular question, जो क्या कहता है कि मिनिस्टर होता है जो ओवरऑल फ्रेमवर्क डिज़ाइन करता है, और क्योंकि उस जो भी उसके डिसीज़न होते हैं पॉलिसी वही फाइनल करता है, क्योंकि जनता ने उसको चुना है। अब जो हमारे मेजर एग्जीक्यूटिव्स हैं जरा उनकी बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो अभी हम प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट के बारे में, कौन होता है, उनकी पावर क्या क्या होती है, मंत्रिमंडल का गठन कितना होता है, कैसे होता है, ये सारा फाइनल हम करते हैं। क्लियर? प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, येट देर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती डेमोक्रेसी में, भारत में स्पेशली। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होता कौन है, अंडरलाइन करना नेक्स्ट लाइन की। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन ही और शी लाइक्स। इसका मतलब राष्ट्रपति ने नियुक्ति की प्रधानमंत्री की, तो इसका मतलब राष्ट्रपति जी का दिल किया जिसको भी अपॉइंट कर दे, ऐसा नहीं होता। तो क्या किया, अंडरलाइन करो नेक्स्ट लाइन को, और इसके आगे लिखो छोटा सा स्टार बना देना। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिएशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। राष्ट्रपति उस नेता को, यानी कि को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसकी पार्टी को बहुमत मिला है, और उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आए उन्होंने जिसको अपना नेता चुना है। इसका मतलब लोकसभा के अंदर जो मेजोरिटी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो अपने आप में से अपना एक हेड चूज़ करेंगे, और वही हेड प्रधानमंत्री होगा। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव किसने किया, रूलिंग पार्टी के मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स ने, एमपी ने। ओके। In case no single party or alliance get a majority, the president appoint the person most likely to secure a majority support. ये हमारे आगे करेंगे कि ये हमारे राष्ट्रपति जी की डिस्क्रिशनरी पावर है कि भारत का राष्ट्रपति स्वयं क्या कर सकता है, क्योंकि जब हम उसकी पावर के बारे में बात करेंगे तो हर बार यही आएगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति एडवाइस पर काम करता है। तो कुछ ऐसा भी है जो खुद करता है हमारे देश का राष्ट्रपति, कि उसके पास नॉमिनल पावर, केवल नाम की शक्ति है। तो एक काम है कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति को ये लगता है, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय ले सकता है कि इसको ये मेजोरिटी प्रूव कर सकता है, तो वो किसी एक को बुला सकता है अपनी मर्जी से। क्लियर? फिर टेन्योर की बात करेंगे, कार्यकाल की। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। 5 साल के लिए लोकसभा का चुनाव जरूर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे करे। He continues in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition. अपने राजनीतिक दल का मुखिया जब तक वो रहेगा, अपने गठबंधन का वो मुखिया रहेगा, तभी तक प्रधानमंत्री है। जिस दिन आपने मेजोरिटी खोई, आपको लोकसभा छोड़नी पड़ेगी, रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो 5 साल तक मेजोरिटी है तो सरकार चलाते रहो, नहीं है तो चलो भाई, समझ गए आप। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट देता है कि मेरे ये मंत्री हैं, उनको भी शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति जी का ही होता है। तो इसका मतलब इट इज़ द पीएम हु चूज द कैबिनेट। तो यानी कि पावरफुल होगी वो कैबिनेट में सबसे ज़्यादा। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
अंडरलाइन दिस, आगे ये लाइन बहुत काम आएगी हमारे। द मिनिस्टर आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिएशन दैट हैज मेजोरिटी इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर as long as they are member of the parliament. Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister. वो व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है। कैसे? But such a person has to got elected to one of the house of parliament within 6 months of appointment as minister. क्योंकि एक बार जैसे प्रधानमंत्री ने किसी को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और वो एमपी नहीं है, कोई बात नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा की किसी सीट से जीत के आ जाए या किसी राज्य से पहले तो बने एमएलए और फिर राज्यसभा के लिए चुन के आ जाए, जिसको बोलते हैं बैकडोर। तो बैकडोर से भी आ जाते हैं। तो जो हमारे देश में कहा जाता है ना, हमारे चुप रहने वाले प्रधानमंत्री 10 साल तक चुप रह गए, वो बड़े ही वो क्या थे, अर्थशास्त्री थे बहुत बड़े, तो वो बैकडोर प्रधानमंत्री ही थे। उन्होंने कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो आसाम से राज्यसभा के मेंबर चुन के आते थे और राज्यसभा का मेंबर प्रधानमंत्री हो सकता है, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री थे। क्लियर? Council of Minister is the official name of the body that include all the minister. जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। It usually has 60 to 80 minister of different ranks. 60 से 80 मिनिस्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग रैंक के होते हैं। मेजर जो मिनिस्टर होते हैं वो शुरुआत के 15, 20, 25 ही होते हैं मैक्सिमम, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और द पार्टी हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्री। ये कौन कौन सी मेजर मिनिस्ट्री होती है भाई? कोई मुझे सोच के बताएगा? होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, क्लियर, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे जो मेन मिनिस्ट्रीज होते हैं जो इनके हेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिनिस्टर ऑफ, अच्छा, फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये जो मेजर मिनिस्टर्स होते हैं हमारे 20 से 25, इनको हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट कंप्राइज अबाउट 25 मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल का जो मेन इंटरनल रिंग है जो मेजर डिसीजन लेता है। सारे मिनिस्टर डिसीजन में शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद सेकंड लेवल जो होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के नहीं होते, लेकिन इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होता ही है मेन मिनिस्टर के बाद। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। कि जो ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, क्या होता है कि इनके पास मोस्टली सबके पास है ना, एक दो तीन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास कई सारे मंत्रालय एक साथ हैं, तो इतना सारा काम कैसे करेंगे? तो उन्होंने वो क्या करेंगे, अपने साथ अलग अलग मिनिस्टर के लिए अपना एक सबऑर्डिनेट मिनिस्टर रख लेंगे जो डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करेगा। तो वो कहलाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। कैबिनेट में इनको कॉल नहीं किया जाता, जब रिक्वायरमेंट होती है तब मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज को इन्वाइट किया जाता है। क्लियर? Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. That is why parliamentary democracy in most countries is often known as the cabinet form of government. Underline, this is also a answer of a question कि मोस्ट डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 60 to 80 मिनिस्टर होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर डिसीजन में वो हर समय साथ होते हैं। तो ऐसे में जो मेजर डिसीजन है वो कैबिनेट लेता है, तो इसीलिए इसका मतलब पूरा देश कौन चला रहा है? कैबिनेट चला रहा है। लेकिन अभी है ना, ये कार्टून आप देखिएगा, ये हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में दिखा रहा है, क्योंकि हमने ऊपर किया था कि जब एक बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो उनके जो पोर्टफोलियोज़ हैं, यानी कि जो उनके मंत्रालय है, वो एलोकेशन करना और उनकी लिस्ट बनाना ये प्रधानमंत्री जी का काम है। तो ये देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो मिनिस्टर्स हैं वो साइड से झाँक रहे हैं कि इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु डिसाइड
who take the which ministries and who cannot, किस मिनिस्टर को देना है, किसको लेना है, किसको मंत्रिमंडल में रहना है, ये मेजर डिसीजन प्रधानमंत्री जी के स्वयं के होते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री कितना पावरफुल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। चलिए, तो अभी तक तो हमने कैबिनेट ही देखा, तो एक चीज़ अब ध्यान से देखते हैं ज़रा। द कैबिनेट वर्क एज अ टीम, कैबिनेट टीम की तरह से काम करती है। द मिनिस्टर मे हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस बट एवरी वन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन टू द कैबिनेट। हो सकता है सभी मंत्रियों के विचार अलग अलग हो, लेकिन जब कैबिनेट में वो इस तरह का काम करते हैं तो सबको कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और अपना एक व्यू बनाना पड़ता है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। आपकी सरकार के किसी दूसरे मिनिस्ट्री की बात क्यों ना हो, आप क्या करेंगे, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे अपनी सरकार, क्योंकि ये आपकी टीम है। एवरी मिनिस्टर हैज़ सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स। The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decision. So the cabinet is a team is assisted by the cabinet secretariat. This include many senior civil servants who try to coordinate the working of the different ministries. So this is your question कि आप बताएंगे कि हमारी जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ बैठती है। यदि आपने ना कभी राष्ट्रपति भवन से निकलती हुई परेड देखोगे तो आप उनके ना साइड में आपको दो बिल्डिंग नज़र आएंगी, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। तो आप अपनी जानकारी के लिए सर्च कीजिएगा गूगल पे कि नॉर्थ ब्लॉक किस चीज़ का हेड ऑफिस है और साउथ ब्लॉक किस चीज़ का हेड ऑफिस है। क्लियर? दिस इज़ योर होमवर्क। अब उसके बाद है, देखिए हमें एक एक्टिविटी दी गई थी, लिस्ट द नेम ऑफ द 5 कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर मिनिस्ट्रीज। तो मेजर मिनिस्टर तो कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके पास बेशुमार मिनिस्ट्रीज़ हैं। और फिर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी है। मेजर तो इनके पास जो रखते ही रखते हैं। होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन है, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो हैं और हमारे हाईवे के और स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके नितिन गडकरी जी हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो है वो पीयूष गोयल जी हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को संभालते हैं। फिर है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं और जो डिप्टी सीएम हैं वो चौटाला जी हैं, दुष्यंत चौटाला, उनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। होम मिनिस्टर अनिल विज जी के पास है, एजुकेशन है वो कंवरपाल जी के पास है, ट्रांसपोर्ट है वो मूलचंद जी के पास है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट मिनिस्टर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कि वो क्या क्या करते हैं। तो हमने देखा कि वो मेजॉरिटी लीडर के क्या, मेजॉरिटी जो ग्रुप है उसके लीडर होते हैं, उनका कार्यकाल तभी तक होता है जब तक उनके पास मेजॉरिटी होती है। तो एक पावर तो दिखी गई कि वो प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल उसका चयन करते हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए, तो अब उनकी पावर्स हैं वो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। The Constitution does not say very much about the power of the Prime Minister or the ministers or their relation with each other. But as head of the government, Prime Minister has wide-ranging powers. He chair cabinet meetings. Cabinet meeting की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं. He coordinates the work of different departments. His decisions are final, as in the case disagreement arise between departments. He exercises general supervision in general ministries. All ministers work under his leadership. The Prime Minister distribute and redistribute work to the minister. He also has power to dismiss ministers. When the Prime Minister quit, the entire ministry quit. मीन इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब प्रधानमंत्री मेजॉरिटी खो बैठते हैं लोकसभा में तो पूरे मंत्रिमंडल को, पूरी सरकार को बर्खास्त होना पड़ता है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet in the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. क्या कहा गया
कि यदि किसी लोकतंत्र में कैबिनेट सर्वोच्च संस्था है जो सर्वोच्च शक्तिशाली है, तो उसमें सर्वोच्च शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। ये इंदिरा जी के कार्टून से आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर थी वो। The power of the Prime Minister in all parliamentary democracy of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as the prime ministerial form of government. भारत में तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो प्लानिंग कमीशन के हेड भी होते हैं। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे। जजेस की अपॉइंटमेंट है, चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट है, और वही सारे मंत्रिमंडल के जो कार्यकाल को वर्क डिवीज़न करते हैं, और वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मीटिंग का लिंक भी होते हैं। As political parties have came to play a major role in politics, the Prime Minister controls the cabinet and the parliament through the party. The media also contribute this trend by making politics and election as a competition between top leader of the parties. In India too, we have seen such a tendency toward the concentration of power in the hand of Prime Minister. भारत में हम देखते हैं कि हमारे कुछ प्रधानमंत्री बड़े शक्तिशाली थे। Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over public. Next, Indira Gandhi was also a powerful leader compared to her colleague in the cabinet. Of course, the extent of power wielded by Prime Minister also depend on the personality of the person holding that position. जिसके अंदर आप मोदी जी का भी इन्फ्लुएंस देख रहे होंगे कि ना he is also act as a powerful Prime Minister. However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the prime ministers. आजकल आपने देखा है, अभी तो इस साल तो चलो हमारी जो लोकसभा में सरकार आई है वो क्लियर मेजॉरिटी की है, नहीं तो इससे पहले बीच में इसमें आफ्टर 90 जो कुछ सरकारें थी वो कोलिशन गवर्नमेंट की बनी थी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री है वो इतना शक्तिशाली नहीं था क्योंकि उसे सहयोगी दलों का ध्यान रखना पड़ रहा था। वो अपनी मर्जी से कोई खास डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप एंड फंक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर्स. He also had to heed the views and positions of the coalition partners and other parties or who support the survival of the government depends. So student, this is the end of our part 3. Part 4 में हम president और judiciary करेंगे. So till then, bye. If you like my explanation, please like my video. Thank you.